नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। लाइए स्क्रीन पर हेमंत जी को जोड़िए, फटाफट लाइए। स्वागत हेमंत भाई आपका। आज रामलीला मैदान में लाखों की भीड़ थी। अब तक हालांकि एग्जैक्ट संख्या के बारे में कोई दावा नहीं किया गया है, न कोई ऑफिशियल आंकड़ा सामने आया है, लेकिन अलग अलग जगहों पर अलग अलग तुक्केबाजी चल रही है। कहीं पर कहा जा रहा है 4 लाख की भीड़ थी, कहीं 6 लाख की बात हो रही है, कहीं पर कहा जा रहा है कि फ्लॉप शो था। ये भी है, कहीं पर फ्लॉप शो ही बताया जा रहा है। लेकिन लाखों की भीड़ के सामने प्रियंका और राहुल दोनों ने जो भाषण दिया है ना, वो आज मुझे लगता है चर्चा का विषय होना चाहिए। हम तो करेंगे ही करेंगे, मुझे लगता है पूरे देश की मीडिया को करना चाहिए। और अभी हम प्रियंका वाले हिस्सा पर चर्चा करने जा रहे हैं। मुख्य रूप से प्रियंका ने ओपन चैलेंज दिया है, और जब जब चैलेंज राहुल या प्रियंका देते हैं मोदी या शाह को, तो आप समझ लीजिए कि उधर स्थिति बड़ी भयंकर हो जाती है, प्रलयंकारी स्थिति पैदा हो जाती है। आज प्रियंका गांधी ने ओपन चैलेंज दिया मोदी को कि बैलेट पर चुनाव करवा लो, और बैलेट पर चुनाव करवाने के बाद कोई चुनाव जीत के दिखा दो, उसका नतीजा भाजपा के फेवर में आ जाए, फिर जो कहो वो हम माने। लेकिन मोदी शाह ये इतने मजे हुए खिलाड़ी हैं, ये किसी उकसावे में नहीं आते, क्योंकि इनको पता है बैलेट पर चुनाव होगा तो नतीजे क्या होंगे, इनको पता है। इतना ही नहीं, प्रियंका ने नारे लगवाए, जो उन नारों की गूंज उन्होंने कही कि ये नारे ऐसे लगने चाहिए कि ये मोदी के घर में सुनाई दे, मोदी के आवास में ये नारे जाने चाहिए। बीजेपी लिटरली हिली हुई से नजर आई है, क्योंकि फिर जो भाजपा के प्रवक्ता कुछ सामने आए हैं, वो पूना वाला और इधर उधर जो भी वाला है, ये सब जो जितने आए हैं सामने, इन्होंने किसी भी भाषण के, किसी भी आरोप का तथ्यात्मक जवाब देने के बजाय फिर वही रास्ता चुना है कि मोदी जी के कब्र की किनारे लगे हैं वहां पर। अरे भाई, आप जो सवाल है जनता का, छोड़ो राहुल गांधी प्रियंका गांधी, आज लाखों लोग थे ना, उनके सवालों का जवाब दो। फिर वही हमारे प्रधानमंत्री के कब्र की बात कर दी। अरे क्या आप कहें। चलिए हम चलेंगे हेमंत जी के पास, लेकिन पहले 2-3 क्लिप सुनवा दूं। क्लिप्स और हैं, कुछ बाद में सुनवा देंगे हम, क्योंकि हेमंत जी को कहीं निकलना भी है अर्जेंट। तो जरा लाइए, पहली क्लिप लाइए, एक करके सुनाइए फटाफट। राहुल गांधी जी ने बिहार चुनाव में लंबी यात्रा की एसआईआर के खिलाफ। क्यों की? क्योंकि एसआईआर में ये वोट काटकर चुनाव का नतीजा अपने पक्ष में करना चाह रहे थे। अब यूपी में शुरू हो गया है। 3 करोड़ नाम काटे गए हैं यूपी में। कितना योग्य है ये चुनाव आयोग भाजपा के लिए? ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू और विवेक जोशी, मेरे साथ बोलिए। ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी। ये देश इन 3 नामों को नहीं भूलेगा। ये चाहे कितने भी बड़े बड़े, ये कितने भी इंतजाम कर लें इन लोगों को बचाने के लिए, एक दिन इन्हें इस देश को जवाब देना पड़ेगा कि किस तरह से इन्होंने हमारे वोटों का अधिकार हमसे छीनने की कोशिश की, किस तरह से इन्होंने साजिश रची। सोचिए, दिल्ली में रामलीला मैदान में लाखों लोग नारे लगा रहे हो इस देश में, और सरकार बिल्कुल निश्चिंत बैठी हो। ज्ञानेश कुमार चोर है, विवेक जोशी चोर है, संधू चोर है, ये नारे लग रहे हैं दिल्ली में। और कोई इसको बहुत, मैं पॉलिटिकल हार्डकोर पॉलिटिकल नजरिए से नहीं देखता हूं, आम जनता ये नारे लगा रही, लाखों की संख्या। अगली क्लिप लाइए, फटाफट लाइए, अगली क्लिप लाइए। आज इनको चुनाव आयोग की जरूरत है। चुनाव आयोग के बिना ये चुनाव नहीं जीत सकते।
और याद रखिए, चुनाव आयोग के जो मुख्य जो 3 अधिकारी हैं, उनके नाम आप याद रखिए, कभी मत भूलिए इनके नाम, क्योंकि ये आज हम लोकतंत्र पर वार कर रहे हैं। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूरा विपक्ष कह रहा है कि हमें विश्वास नहीं है चुनाव आयोग में, इन चुनाव में हमारा विश्वास नहीं है, ये चुनाव ठीक ढंग से नहीं किए जा रहे हैं। चुनाव की घोषणा से लेकर वोटर लिस्ट, आचार संहिता, प्रचार, मतदान, मतगणना, ईवीएम और नतीजे से तक हर कदम को, हर चीज को संदिग्ध बना दिया है इन्होंने। इनके साथ साथ सारी संस्थाएं इनके सामने झुक गई हैं, सरकार के सामने झुक गई हैं, इनको झुकाया गया है। राहुल गांधी जी ने बिहार चुनाव में लंबी यात्रा की एसआईआर के खिलाफ। क्यों की? क्योंकि एसआईआर में ये वोट काटकर चुनाव का नतीजा अपने पक्ष में करना चाह रहे थे। अब यूपी में शुरू हो गया है। अगली क्लिप लाइए, अगली क्लिप, ये ओवरलैपिंग है। अगली क्लिप लाइए, फटाफट लाइए, अगली क्लिप लाइए। मैं चुनौती देती हूं, एक सही चुनाव लड़ लें, बैलेट पे लड़ लें, तो ये खुद जानते हैं कि कभी नहीं जीत पाएंगे। एक चुनाव लड़ लें, बैलेट पर लड़ लें, इनको पता है कि नहीं जीत पाएंगे। एक क्लिप और फिर हम हेमंत भाई के पास चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे हैं, छोटी छोटी क्लिप्स निकाली हैं। आज संसद को देखिए, संसद को देखिए, मुश्किल से एक सत्र में एक दो बहस होती है। और जब हमने कहा, राहुल जी ने मुद्दा उठाया, खड़गे जी ने मुद्दा उठाया कि हमें बहस करनी है चुनाव पे, एसआईआर पे, जिस तरह से वोट चोरी हो रही है उस पे, तो घबरा गए, मानी नहीं बात। अंत में जाकर कैसे माने कि हम वंदे मातरम पर भी चर्चा करेंगे। तो हम संसद में ये बहस करते रहे कि राष्ट्रगीत किसका है, राष्ट्रगीत कैसे बना, राष्ट्रगीत क्यों बना, और जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिससे आप जूझ रहे हो, बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, उसके बारे में चर्चा करने की हिम्मत नहीं है। इस पे चर्चा करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर एक हम जवाब ले ले, फिर हम आएंगे कांग्रेस के खाते बंद करने पर, कांग्रेस के खाते सीज होना, इस सब पे आएंगे। वो भी क्लिप है, बहुत जरूरी है। लेकिन हेमंत भाई, एक खुला चैलेंज है कि ये बैलेट पर करा ले चुनाव, और एक भी चुनाव जीत ले, इनको पता है नतीजे क्या है, और नारे ऐसे लगाओ कि मोदी के घर तक जाए। और फिर उसके बाद भाजपा के प्रवक्ताओं की तरफ से जो बयानबाजी की जा रही है कि मोदी की कब्र की बात कर रहे थे, इन तीनों को जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की तरह घबराहट की 600 शब्दों में व्याख्या कर दीजिए, निबंध लिख दीजिए जैसे लिखते हैं भाजपाई। आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, क्यों कराएं वो बैलेट से चुनाव, उनको क्या जरूरत पड़ी? संसद के अंदर तो आपके सवालों के जवाब नहीं देते वो, हाथ कांपे चाहे पैर कांपे चाहे जुबान भी कांप जाए और जुबान से कुछ और भी निकल जाए, लेकिन जवाब तो नहीं देते ना, ये तो सच है। और जवाब क्यों दे, जवाब देना सीखा ही नहीं। और रही सही कसर, पूरी की पूरी कसर पूरी कर दी पोर्ट ब्लेयर में भागवत ने, जब उसने कहा 70 से ज्यादा शक्ति जरूरी है। तो अब तो हम सबको अपनी क्लैरिटी कर लेनी चाहिए कि इनकी सोच क्या है। 70 से ज्यादा शक्ति, शक्ति का मतलब सत्ता, तो सत्ता के पुजारी हैं ये, इनको सत्य से कोई मतलब नहीं है, सत्य के तो खिलाफ है ये। इनकी अगर पूरी राजनीति अगर आप देखेंगे, वो किस चीज पे, झूठ पे, भ्रम पे और विभाजन पे, इसके अलावा कोई और चौथा शब्द हो तो आप बता दीजिए। ये बेसिकली आशीष भाई क्या है, आज जो कुछ हुआ ना, इसको आप छोटी घटना मत मानिएगा, ये आज का दिन इतिहास में दर्ज होगा। आप यू टेक इट फ्रॉम मी। आपने बिहार के अंदर जिस तरीके से उसको देखा था, वोट चोरी वाले मामले को, उसके बाद संसद में जो चर्चा हुई उसमें 100% बीजेपी हारी नहीं। अगर आपको ये हो कि वो हारी है, नो, नॉकआउट हुई। बीजेपी वाज नॉक्ड आउट ऑन बोथ द इश्यूज, चुनाव वाले मामले पर भी
SIR जिसको आप कह रहे हैं, इन्होंने उसको वोट चुनाव सुधार का नाम ले दिया, या वंदे मातरम के नाम पे भी कांग्रेस पार्टी और समूचे विपक्ष ने इनको नॉकआउट किया। इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, ठीक। तो उसके बाद अब नया क्या चलेगा? कब्र की बात कर रहे थे, फलां की बात कर रहे थे। अरे इन्होंने तो चलो किसी वर्कर ने कब्र का नारा लगा दिया होगा, सब तरह का सामान होता है भीड़ के अंदर। आप तो जो 61 साल पहले कब्र में जा चुके हैं, जो दुनिया से परलोक से धार गए, या इंदिरा गांधी 41 साल पहले जा चुकी है, या राजीव गांधी 31 साल पहले जा चुके हैं, आप तो उनको भी नहीं बख्शते। आपको ये बीजेपी के प्रवक्ताओं को ये अधिकार कहां से आ गया कि वो इस तरह की बातों का वो करें? तो बेसिकली आशीष भाई क्या है कि आपको एक बात माननी पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, वो चाणक्यगिरी सारी अब सामने आ रही है धीरे धीरे, एक बात। और सबसे जो दुखद बात है आशीष भाई, उसको आप बड़ा ध्यान से समझिएगा, इसमें सब में दुखद क्या है कि देश की एक संवैधानिक संस्था के तीनों सदस्यों के सरेआम सड़कों पर नारे लग रहे हैं। आपने मुझे नारा ये नहीं कहा, आपने केवल नाम लिया, बाकी शब्द मैंने कहा, आपने नारा नहीं लगवाया, आपने केवल नाम लिया। जनता का स्वतःस्फूर्त रिएक्शन था, और किसी ने सिखाया नहीं, ट्यूटर नहीं किया। आमतौर पर कहते हैं ना कि मैं ये बोलूंगा आप ये बोलिएगा, तो जब राहुल ने बोला तो भी वही शब्द और जवाब आया जनता से। केवल नाम लिया था ज्ञानेश गुप्ता, केवल नाम लिया था SS चंदू, नाम लिया था विवेक जोशी, और वहां से क्या रिस्पॉन्स आया वो देखिए आप। राहुल के में भी यही हुआ। तो इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप कि जो ये आरोप है ये अब नेताओं तक नहीं आशीष भाई, ये अब जनता के बीच में चले गए हैं। और जो नारा है संसद में जिस तरीके से विपक्ष ने निशाने पर लेकर के एक्सपोज किया सत्तारूढ़ पार्टी को, सत्ता में आने की उनकी कुंजी को, और जिस तरीके से सत्ता उसका जवाब नहीं दे पाई एक भी शब्द का, एक भी सवाल का, तो अब आप ये मान के चलिएगा कि ये मुद्दा अब लेजिटिमाइज हो गया है। इस देश के लोगों ने स्वीकार कर लिया है। आपको पता है दिल्ली में टेम्परेचर, में तो केरल में बैठा हूं, दिल्ली में आज आपको धुंध 20, हरियाणा के अंदर मैक्सिमम भीड़ तो हरियाणा राजस्थान और उधर से आती है, 20 मीटर की विजिबिलिटी थी, 20 मीटर की। और पूरे रामलीला मैदान के आसपास 10 किलोमीटर में तिनका डालने की जगह नहीं, ठीक। और ये क्या कह रहे थे, राहुल गांधी पप्पू है, और छुप कौन रहा है भाई? संसद के अंदर आपने मुझसे सवाल पूछे, जवाब देना मेरा फर्ज है नहीं कि या मैं साइड से स्टेप होकर निकल जाऊंगा, गाली गलौज करके निकल जाऊंगा? समझना पड़ेगा इस बात को। कंप्लीटली बैकफुट पे आ गई है बीजेपी, कंप्लीटली। वरना आप यकीन मान करके चलिएगा, आप मुझे एक बात बता दीजिए 2014 से लेकर अब तक ऐसा कोई भी इश्यू आप मुझे याद दिला दीजिए एक, जिस पर बीजेपी चर्चा ना चाहती और उस पर चुनाव जो चर्चा हुई हो संसद के अंदर। ये पहला मुद्दा है SIR का जिसपे चर्चा हुई। ध्यान रखिएगा, कितने बड़े बड़े इशू आए, चाइना का अतिक्रमण से लेकर ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के पेगासस से लेकर के नोटबंदी से लेकर के पता नहीं क्या क्या, GST, किसी पे चर्चा नहीं होने दी। क्यों? और इस बार क्यों मजबूर हो गए? पहले दे वर ऑन मेट विपक्ष के प्रेशर से, एंड नाउ दे आर नॉक्ड आउट। आप सोचिए ना, नमस्ते सदावत्सले गाने वाले, उसकी पूजा करने वाले हर शाखा में, हर उसमें, और वो आकर के वंदे मातरम पर बहस करके खुद को देशभक्त घोषित करना चाह रहे थे। खड़गे साहब कह रहे हैं कि हमारा वंदे मातरम भी ले लिया, कभी भी नहीं लेंगे वो, उनको वंदे मातरम लेना ही नहीं। उन्होंने जनगण मन नहीं गाया 53 साल भाई साहब, उनको क्या जरूरत पड़ी है? उनको एक फेक नैरेटिव क्रिएट करना है। तो आशीष भाई इस सारी चीज को आप देखिए, ये जो गूंज मोदी के घर तक गई आज, तो इसके रिपरकशंस होंगे, इसके फॉलोआउट्स होंगे, समय लगता है। लेकिन प्रियंका ने जो एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण कह दी, संसद में भी कही थी उन्होंने, उसको एक्सपेंड कर दिया गया। यहां उन्होंने फिर कहा कि न्यायपालिका दबाव में है। ये कोई छोटी बात नहीं है। हम दिल्ली की प्रोसीडिंग्स को किसी कोर्ट की देख लीजिए आप, किस दिशा में जा रही है। और कल उत्तर प्रदेश में तो ऐसा काम हो गया ना जो भूतों ने भविष्य में, मर्डर केस को विड्रॉ करने की बात सरकार कर रही है। स्टेट जिसका काम संविधान के मुताबिक अपने नागरिकों को डिफेंड करना है, वो ये कह रही है स्टेट कि हमें इस केस के विड्रॉ करने की परमिशन दी जाए। क्यों? क्योंकि गोरक्षक प्रिय है, चुनाव आ रहा है, मैसेज देना है। जिस सरकार का काम अपने नागरिकों की रक्षा करना है, वो हत्यारों के लिए कह रही है कि केस विड्रॉ कर लीजिए। कभी भूतों ने, अदालत ने पूछा ये बात कि क्या कभी भी ऐसा कोई एप्लीकेशन मूव की गई? सोचिए आप, अगर अभी भी देश नहीं जागा तो कौन सी दिशा जा रही है? इशारा किया प्रियंका ने,
राहुल ने उस चीज को आगे बढ़ाया और खड़गे उसको फर्दर आगे तक ले गए। तो एक बात मान करके चलिएगा, जो ये वोट चोरी, देखिए मोदी जी पर बहुत थोड़े नारे चिपकते हैं। A1 A2 चिपका, अंबानी अडानी के दोस्त चिपका, वो लाख का सूट चिपका। ये वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा आज घर घर में गूंज रहा है। आप हथिया लीजिए चुनाव, SIR के जरिए कर लीजिए, वोटर डिलीशन के नाम से कर लीजिए, एडिशन के नाम से कर लीजिए, 10-10 हजार बांट के कर लीजिए, कुछ और करके कर लीजिए, जो आपको करना कर लीजिए। लेकिन हकीकत यह है कि आज देश की राजधानी में लोगों ने आपकी पार्टी देख ली एक, ठीक, कांग्रेस को तो आप फिनिश कर रखा है ना कहने को। हरियाणा में जिस तरीके से चुनाव जीते थे, यहाँ की मैक्सिमम मोबिलाइजेशन कहां से आती है? या तो हरियाणा से, लोकल दिल्ली से, या राजस्थान से, आसपास से, थोड़ी बहुत यूपी से, बाकी तो थोड़ी स्टेट में सिंबॉलिक प्रेजेंस होती है। तो ये जो आज रैली हुई है, ये निश्चित तौर पे मोदी सरकार को चूल्हे हिलाने के लिए शुरुआत ही। समय लगेगा, मैं फिर कह रहा हूं आपको, समय लगेगा, लेकिन मान के चलिए मोमेंटम बढ़ गया है। और आने वाले जो दिन है, मोदी जी के लिए नहीं होंगे, सहज नहीं होंगे, और उनको ये चुनौतियां हर कदम पे, हर कोने पे, हर मुकाम पे दिखाई देते थे। अगली क्लिप प्ले करिए फटाफट। कि यहां से गूंजता हुआ प्रधानमंत्री निवास तक जाए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। ये वोट क्या है, इसकी कीमत क्या है हमारे जीवन में, इसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत समय पहले जब आजादी की लड़ाई शुरू हो रही थी और नेहरू जी जगह जगह जाते थे लोगों से मिलने के लिए, तो एक नारा गूंजता था। जब वो पहुंचते थे तो देश की जनता भारत माता की जय जयकार करती थी। उस समय नेहरू जी ने इस बात का उल्लेख किया कि भारत माता क्या है। उन्होंने कहा कि भारत की प्राकृतिक संपत्ति, भारत की नदियां, भारत के पहाड़, भारत के खेत तो भारत माता है ही, लेकिन भारत की जनता, भारत का एक एक बेटा, एक एक बेटी, जो इस धरती का पुत्र है, जो इस धरती की पुत्री है, वे सब भारत माता के अंश हैं। वे सब एक तरह से भारत माता ही हैं। और इसी सोच, इसी भावना ने हमारे संविधान को बनाया। इसी भावना ने आप सबको एक एक वोट दिया, जिससे आपका सबसे बड़ा अधिकार सरकार को चुनने का, सरकार को गिराने का आपको मिले। चलिए, नेहरू जी की बात मोदी जी को पसंद आती है तो नेहरू जी की बात हो गई। एक क्लिप और सुनवाएंगे, फिर फाइनल कमेंट अभी लेना बचा है। लाइए भैया, एक क्लिप और है, वो भी लाइए। आज परिस्थितियां ये है कि पिछले आम चुनाव में मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया, कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट बंद कर दिया गया, भ्रष्टाचार के नाम पे तरह तरह के इल्जाम लगाए गए जिसका कोई प्रमाण नहीं है। ईडी भेजी, इनकम टैक्स भेजा, सीबीआई भेजी, और जैसे जैसे जिनका दिल कमजोर था, जो सह नहीं पाए, वो उनकी पार्टी में शामिल हो गए, वैसे वैसे इनकी वॉशिंग मशीन उनको धोकर उनको पाक बनाती रही। हेमंत भाई, अकाउंट बंद कर दिया, नेताओं को बंद कर दिया, सब कुछ कर दिया, तब 240 पे आए, तब 240 पे आए। हालांकि उस 240 ने भाजपा के इस अभियान को एक नई गति दे दी, क्योंकि उसके बाद स्ट्राइक रेट ही बढ़ा दिया गया, एकदम स्ट्राइक रेट एकदम पीक पे चला गया। लेकिन क्या अभी भी इस रैली से, रामलीला मैदान की इस रैली से, मेगा रैली से, क्या इस उड़ान को विश्राम मिलेगा? क्या पंख कतरे जाएंगे? वो चाहे आयोग हो और चाहे बेलगाम सरकार हो, बेलगाम मनमाना आयोग, बेलगाम सरकार, दोनों। आशीष भाई, एक बात आपको बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी कि जैसे ही लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ,
उसके बाद पहला कदम क्या था? हरियाणा चुनाव था ना। हरियाणा के चुनाव में जिस तरीके से छोटी सी स्टेट में नंगा नाच किया गया, कोई कह नहीं सकता था कि दहाई के आंकड़े में पहुंचेंगे, उसमें वो सत्ता में आ गए। 25,40,000 वोटों का खाता खोल के दे दिया राहुल गांधी। आपको देखना पड़ेगा ये क्यों हुआ, थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा। लोकसभा का चुनाव ये कंप्लीटली डेटा मैनिपुलेशन के ऊपर उनका आधारित थी, और उस डेटा मैनिपुलेशन की जो कैलकुलेशन थी उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई, जो ये 400 से आकर के 240 पे टिक गए। यानी कि जनता ने प्रतिरोध ऐसा कर दिया कि इनके सारा जो होमवर्क था वो गड़बड़ हो गया और 240 पे आके टिक गए। हालांकि जो वित्त मंत्री हैं उनके पतिदेव तो क्या कहते हैं वो आपको पता है कि 69 सीट्स चोरी से जीती गई है, बाकायदा डेटा देते हैं, ठीक है, प्राकला साहब। अब उससे इन्होंने सबक लिया है, अगर आपको ध्यान हो तो उससे सबक क्या लिया इन्होंने कि अकेले डेटा मैनिपुलेशन से काम नहीं चलेगा, हरियाणा वाला खेल करना पड़ेगा, 25,40,000, ठीक। उसके बाद महाराष्ट्र वाला करना पड़ेगा, सीधी 40 लाख जोड़ दी, कर लीजिए क्या करेंगे, 93% स्ट्राइक रेट, 90% स्ट्राइक रेट। उसके बाद बिहार का देख लीजिए, और अब उत्तर प्रदेश में प्रियंका ने साफ कहा, पहले अखिलेश भी कहते हैं कि 3 करोड़ वोट काटने का प्रोजेक्ट है। तो जो संविधान के तहत जो वोट का अधिकार आपने अंग्रेजों से लड़के दिया था, उसको कौन छीन रहा है ये तो देखिए। अंग्रेज वोट के अधिकार के खिलाफ थे ना, तभी तो सत्ता में थे वो। वो अंग्रेज, और उस समय अंग्रेजों के समर्थक कौन थे? वो आज लोगों को मिला हुआ वोट का अधिकार वापस छीनने की कोशिश में। ये चीज देखनी पड़ेगी अपने को कि समानता बहुत है दोनों की। उनका भी क्या था, अंग्रेज किस बात पे थे यहाँ? डिवाइड एंड रूल। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? डिवाइड एंड रूल, उसके अलावा तो कुछ नहीं। और मैंने एक फोटो भेजा है, कंट्रोल रूम को दिखाइएगा। आज रैली से एन पहले एक इंटरेस्टिंग चीज और हुई एआईसीसी हेडक्वार्टर के, वो दिखाइएगा, मैं कंट्रोल रूम को रिक्वेस्ट करूंगा। यहां आने से पहले केरला में जो कल धमाकेदार जीत हुई है यूजेडीएफ की, वो केरला के सारे नेता आप देख सकते हैं। पहले वहां पर खड़गे साहब, सोनिया जी और राहुल गांधी और प्रियंका भी थी वहां पे, देखिए। तो उसको सेलिब्रेट किया, हाँ, उसको सेलिब्रेट किया। तो ये अपने आप में आज की रैली से एन पहले जो कल केरला में जीत हुई। आप एक बात बताइए आशीष भाई मुझे, कल मोदी जी ने 3 ट्वीट किए ना बैक टू बैक। मोदी जी एक अगर नगर निगम को छोड़ दें, शशि थरूर वाले को, उसके अलावा कोई ब्लॉक समिति आई है इनकी, कोई जिला परिषद आई है, कितनी पंचायत आई है? प्रधानमंत्री 3 ट्वीट कर रहे हैं, एक तिरुवनंतपुरम पे। भाई साहब और भी बहुत कुछ था वहां पे। केरला में आज तमाम लोगों, क्योंकि मैं अब निकलने वाला हूं वापसी के लिए, केरला में तमाम लोग इस बात पे हंस रहे थे कि बीजेपी क्या सेलिब्रेट कर रही है। मैंने कहा और तो कोई सेलिब्रेट कर ही नहीं रहा, बीजेपी कर रही है, और तो कोई सेलिब्रेट नहीं कर रहा। अभी जब मैं निकल रहा हूं एयरपोर्ट पे तो बताया उसने, ड्राइवर ने, कि सर सब जगह पर आज जुलूस निकलेंगे, विजय जुलूस। बीजेपी वाले तो कल चुनाव का परिणाम आते ही वो कर गए थे काम, अनुराग ठाकुर वाला नारा लगा गए थे, देश के गद्दारों को, वो वाला। तो बेसिकली जो प्रियंका गांधी कह रही है ना, उसको एक बार पर्सपेक्टिव में डाल के देखिए आप। जो 2024 का लोकसभा चुनाव देखा आपने, भारत के इतिहास में देखा था कभी कि आपको मेरे खिलाफ चुनाव लड़ना, आप मेरे चैलेंजर हैं, मैं आपके हाथ पैर बांध दूं और फिर कहूं आ जाओ मैदान में, क्या कर लोगे आप? तो कांग्रेस पार्टी का अकाउंट सीज कर दिया और सब जगह घुमाए वो, इनकम टैक्स अपीलाइट अथॉरिटी से लेकर के अदालतों में, कहीं कोई वो मिली क्या? तो न्यायपालिका दबाव है क्या है? फिर एक सवाल एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन पूछता हूं आपसे, आज तक भारत के इतिहास में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने 1 रुपए का इनकम टैक्स दिया हो तो नाम बता दो। एक भारत के अंदर पॉलिटिकल चंदा इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड है, एग्जेम्प्टेड है। फिर कांग्रेस ने कौन सा इनकम टैक्स चोरी कर लिया कि जो आपने उनके खाते सील कर दिए? ये तो सोचना पड़ेगा ना। चुनाव से एन पैसा लाए यार, हल्दी बेच के पैसा लाए। चुनाव से एन पहले आशीष भाई इस बात को समझिए आप। तो इनका डेमोक्रेसी में कोई मतलब नहीं है। इनका जो एक चीज में मान गया, मोहन भागवत जो भी है, कल उन्होंने बता दिया ना कि सत्य को भैया कोई नहीं पूछता, शक्ति को लोग पूछते हैं, और शक्ति सत्ता से आती है। सत्ता चाहिए ये इनके प्रकरण। इस चीज को हम जितना जल्दी समझ लें, पूरा विपक्ष समझ ले, देश के लोग समझ ले, भाई साहब आज सच्चाई का तो आप चाहे सच बोलते हो चाहे झूठ बोलते हो, लेकिन सच को ये तो कोई नहीं कहता, सच को कोई नहीं पूछता। भागवत जी ने कह दिया, और इसीलिए राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत वहीं से कर दिया। ये तो शक्ति के पुजारी है भाई साहब, ये तो सत्ता के पुजारी है। इसके बाद कुछ कह, वो सत्ता हासिल करने के लिए आपको वोट चोरी करने पड़े, खाते सील करने पड़े,
एजेंसियां यूज करनी पड़े, मुख्यमंत्री अरेस्ट करने पड़े, जो करना पड़े करो, फिर जैसे चाहेंगे वैसे हाँकेंगे। आपको लगता है देश को चला रहे हैं, सॉरी, ये देश को हाँक रहे हैं, और अगर इनका दाव लगा तो ये धीरे से सत्ता छोड़ेंगे भी नहीं, ये मैं बता दूं आपको। इनको हटाने का केवल एक तरीका है, सड़क, और वो विपक्ष आज सड़क पर दिखाई देगा आपको। संसद से सड़क तक की लड़ाई बहुत कम समय में तय होती दिखाई देगी। चलिए, हालांकि भागवत ने जो कहा है इस बात को मैं और साफ कर दूं, भागवत ने अपना अनुभव बोला है और कुछ नहीं। भागवत खुद ही सत्ता को, सत्य के बजाय सत्ता को पूछते हैं और सत्ता के सामने नतमस्तक होते हैं। बहुत सत्य की बातें करने की कोशिश की, लेकिन जब लगा कि मोदी और शाह के सामने कुछ नहीं दाल गलने वाली है, तो तत्काल सत्ता के सामने लंबलोट हो गए, साष्टांग हो गए और बोलने लगे मोदी 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 मोदी। ये भागवत है। तो भागवत ने अपना अनुभव बताया है। हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।